बांग्लादेश, एक ऐसी कंट्री जिसे कल तक एक राइजिंग एशियन जाइंट कहा जा रहा था। Bangladesh is now a rising Asian giant. It's among the biggest garment exporters in the world. वहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ के क्यों भागना पड़ा? Dramatic last hours of Sheikh Hasina in Dhaka. Hasina, who had occupied the seat of power in Bangladesh since 2009, chose to leave in a hurry. Is this a student revolution? क्या शेख हसीना सच में एक डिक्टेटर है? Is it a regime change operation? क्या इन सब में US भी involved है? But why Hindus are being attacked? और आखिर ये रज़ाकार कौन? Please watch this video to get all your answers and a fresh perspective. बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म मूवमेंट को लेके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते प्रोटेस्ट्स वायलेंट बन जाते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि प्रोटेस्टर्स शेख हसीना का रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजिबुर रहमान की बेटी है। मुजिबुर रहमान, जिनका क्रिटिकल रोल था बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करने में। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और उनको इंडिया में लाया जाता है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ कंट्री को टेक ओवर करते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दे दिया है और वो अब इस देश में नहीं है। इसके साथ साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की भी बात की जाती है। इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और बाकी सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स शेख हसीना से हिंडन एयरबेस में मिलते हैं और वहाँ से उनको एक अनडिस्क्लोज्ड सिक्योर लोकेशन में शिफ्ट किया जाता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इस बारे में पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हैं। बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स इस न्यूज़ को वेलकम करते हैं और पार्लियामेंट के बाहर सेलिब्रेट करते हैं। पर इसके बाद भी फिर से वायलेंस स्टार्ट होता है। इस बारी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। सिचुएशन इतनी ख़राब होती है कि अवामी लीग के लीडर्स को ओपनली लिंच किया जाता है और हिंदुओं के घरों को और मंदिरों को टारगेट किया जाता है। ये सब देख के बहुत से लोग इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर भागते हैं और इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स की ओर से मोहम्मद यूनुस, जो एक नोबेल लॉरिएट है, उनका नाम प्रपोज किया जाता है। मोहम्मद यूनुस स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और एज अ चीफ एडवाइज़र टू द इंटरिम गवर्नमेंट ओथ लेते हैं। साथ ही साथ एक 16 मेंबर्ड एडवाइजरी काउंसिल का भी फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें मोस्टली सारे ही लोग पॉलिटिकल होते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कुछ लोग इस मूवमेंट को जेनजी रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर ये जेनजी रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ। सो द सेंट्रल थीम जिसके अराउंड ये सारा मूवमेंट रिवॉल्व करता है वो है कोटा सिस्टम। जैसे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह बांग्लादेश का भी अपना एक रिजर्वेशन सिस्टम है, जिसके अंदर वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को
गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट सेक्शंस जिनको कोटा का बेनिफिट मिलता है, इनमें से एक मेजर चंक जाता है फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को। फ्रीडम फाइटर्स, जिन्हें मुक्ति योद्धा भी कहा जाता है, उनका एक प्रोमिनेंट रोल था बांग्लादेश को लिबरेट करने में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, जिसकी वजह से बांग्लादेश फाइनली पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। उन मुक्ति योद्धास के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने एक फ्रीडम फाइटर्स कोटा क्रिएट किया, जिसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके साथ साथ शेख मुजीब ने 10% रिजर्वेशन विमेन के लिए भी प्रपोज़ किया। विमेन एक ऐसा सेक्शन था बांग्लादेश का जिन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटलाइज किया गया था पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। ओवर द टाइम कुछ और सेक्शंस को भी कोटा प्रोवाइड किया जाता है, जिनमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को 10%, एथनिक माइनॉरिटीज़ को 5% और स्पेशली एबल्ड लोगों को 1% कोटा प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से बांग्लादेश में टोटल रिजर्वेशन 56% तक जा पहुंचा। इन शॉर्ट, अगर 100 वैकेंसीज ओपन होती है तो उसमें से 56 सीट्स रिज़र्व होती है और सिर्फ 44 सीट्स ही जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती है। अब ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2018 में, जब 8 मार्च को बांग्लादेश हाई कोर्ट, आई रिपीट बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटिशन पर हियरिंग होती है। उसमें पिटिशनर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि बांग्लादेश का प्रेजेंट कोटा सिस्टम, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है, वो इलीगल है। उनका कहना है कि जब तक फ्रीडम फाइटर्स जिंदा थे तब तक उनको रिजर्वेशन देना ठीक है, बट अब उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन देना ठीक नहीं है। बांग्लादेश हाई कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर देता है। इस पर शेख हसीना ये डिक्लेयर करती है कि वो ना ही सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को मेंटेन करेगी, पर साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगी कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स एक एंटी कोटा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और फाइनली गवर्नमेंट को कोटा सिस्टम स्क्रैप करना पड़ता है। इसके बाद सारी रिक्रूटमेंट अब से मेरिट बेसिस पर होती है। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ एंटी कोटा मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 2018। अब इस मूवमेंट का सेकंड फेज स्टार्ट होता है 2024 में। इस बार भी बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल होती है, पर इस बारी बांग्लादेश हाई कोर्ट को फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली मेम्बर्स अप्रोच करते हैं और कोटा सिस्टम जो 2018 में स्क्रैप कर दिया था उसको फिर से वापस लाने की डिमांड करते हैं। सरप्राइजिंगली हाई कोर्ट उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करता है और 5 जून को अपने ऑर्डर में गवर्नमेंट को कोटा रीइंस्टेट करने के लिए डायरेक्ट करता है। इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इनिशियली ये सारा मूवमेंट काफ़ी पीसफुल होता है। गवर्नमेंट भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की डिमांड को लेके हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, पर धीरे धीरे प्रोटेस्ट्स वायलेंट होना स्टार्ट होते हैं और प्रोटेस्टर्स पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते हैं और इवन पुलिस को भी अटैक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुलाई 21 को हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड करता है, बट तब तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को लेके शेख हसीना से क्वेश्चन किया जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो कहती है अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को कोटा का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए तो क्या रज़ाकार्स के बच्चों को मिलना चाहिए। अब माइंड यू, रज़ाकार टर्म को बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी माना जाता है। रज़ाकार वो लोग हैं जिन्होंने 1971 वॉर में पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था।
वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो। इनफैक्ट 1971 में जितनी भी एट्रॉसिटीज़ पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में परपिट्रेट की थी, रज़ाकार्स ने ना ही सिर्फ उनका सपोर्ट किया बल्कि दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट जेनोसाइड। शेख हसीना के कमेंट के बाद स्टूडेंट्स की ओर से एक सरप्राइजिंग और अनयूजुअल सा रिएक्शन आता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ लोग, जिनमें गर्ल्स भी शामिल हैं, एक स्लोगन रेज करते हैं, तुम्ही के आमी के रज़ाकार रज़ाकार। इसका मतलब है तुम भी और मैं भी, हम सब रज़ाकार हैं। इसके साथ साथ एक और लाइन भी बोली जाती है, चाहते गेलम अधिकार वही गेलम रज़ाकार। मतलब जब मैं अपने राइट्स मांगने गया तो मैं रज़ाकार बन गया। इसके रिएक्शन में शेख हसीना की ओर से एक स्टेटमेंट आता है और वो कहती है, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट टू हियर द स्लोगन्स फ्रॉम द गर्ल्स दैट दे आर रज़ाकार डिस्पाइट द फैक्ट दैट विमेन वर बैडली ब्रूटलाइज्ड बाय द रज़ाकार्स। सो यहाँ पर लेट मी ब्रीफली टेल यू समथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कैसे सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को आपके ही अगेंस्ट वेपनाइज किया जाता है। सो इनिशियली 2 थिंग्स आर इंटेंशनली डन। पहला, शेख हसीना के रज़ाकार वाले कमेंट को ट्विस्ट किया जाता है और उसको इस वे में सर्कुलेट किया जाता है जिससे ऐसा लगे उन्होंने प्रोटेस्टर्स को रज़ाकार कहा। दूसरा, स्टूडेंट्स के स्लोगन का भी सिर्फ फर्स्ट पार्ट सर्कुलेट किया जाता है जिसमें वो लोग खुद को रज़ाकार कह रहे हैं। इस बात को शेख हसीना ने एक रीसेंट स्टेटमेंट में खुद हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि माई वर्ड्स वर डिस्टॉर्टेड टू इंसाइट यू। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया, शी नेवर कॉल्ड प्रोटेस्टर्स रज़ाकार, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक द डैमेज हैज़ बीन डन। इसके बाद देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। छात्र लीग, जो बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग का एक स्टूडेंट विंग है, वो प्रोटेस्टर्स को एक्यूज़ करती है कि प्रोटेस्ट के नाम पर तोड़ फोड़ की जा रही है। उसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में रज़ाकार वाले स्लोगन्स रेज किए जाते हैं जिस पर अवामी लीग के एक सीनियर लीडर मीडिया में कमेंट करते हैं और वो कहते हैं, पार्टीज स्टूडेंट विंग बांग्लादेश छात्र लीग विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द स्टूडेंट्स। इसके बाद छात्र लीग के स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करते हैं और उनको अटैक करते हैं जिससे प्रोटेस्टर्स और भी ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इसके बाद एक वायलेंस का विशियस साइकिल स्टार्ट होता है। इस वजह से 6 लोगों की जानें जाती है और 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। काफ़ी जगह पर इवन पुलिस को भी टारगेट किया जाता है। इन द मीन टाइम बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी BNP प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करती है। इसके बाद प्रोटेस्टर्स नेशन वाइड शटडाउन अनाउंस करते हैं और साथ ही एक 9 पॉइंट डिमांड रेज करते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पब्लिकली अपोलोजाइज करने को कहा जाता है। होम मिनिस्टर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन डिमांड किया जाता है और बांग्लादेश छात्र लीग पर बैन लगाने की बात की जाती है। इसी बीच बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को सस्पेंड करता है और गवर्नमेंट 2 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग न्यू कोटा एलोकेशन को फॉर्मलाइज करती है। इस पर प्रोटेस्टर्स कहते हैं, दिस इज़ टू लिटिल टू लेट एंड टू मैनी पीपल हैव बीन किल्ड। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अभी तक 146 लोगों की डेथ हो जाती है। इसीलिए प्रोटेस्टर्स मूवमेंट को कॉल ऑफ नहीं करते हैं। इनफैक्ट इसके बाद तो मूवमेंट और भी ज़्यादा वायलेंट बन जाता है। पुलिस पर भी अटैक्स होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस पर गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट शूट एट साइट का ऑर्डर पास करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसके अकॉर्डिंग जमाते इस्लामी पार्टी और उनकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर, इनको एक टेररिस्ट एंटिटी डेजिग्नेट किया जाता है और इनको बैन किया जाता है। नाउ हियर व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज, प्लीज रिमेंबर दीज 2 नेम्स, जमाते इस्लामी एंड इस्लामी छात्र शिविर, बिकॉज दे हैड अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
इस सब का इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। फाइनली शेख हसीना एक बार फिर से प्रोटेस्टर्स से बात करने की कोशिश करती है और उनको इनवाइट करती है, बट प्रोटेस्टर्स उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद 3 अगस्त को ढाका में एक मेजर रैली अनाउंस की जाती है, जहां पर स्टूडेंट्स एक सिंगल पॉइंट डिमांड रिलीज़ करते हैं, और वो सिंगल पॉइंट डिमांड होती है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनकी कैबिनेट का रेजिग्नेशन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी अनाउंस करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि 5 अगस्त को पूरा देश एक साथ ढाका की ओर मार्च करेगा। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। इस अनाउंसमेंट के बाद 5 अगस्त को हज़ारों लोग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के घर की ओर मार्च करते हैं, जिसकी वजह से शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर में घुस जाते हैं और वहाँ ये सब होता है। बंगबंधु मेमोरियल म्यूज़ियम, जो शेख मुजिबुर रहमान का पर्सनल रेजिडेंस था, जहां पर उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को मारा गया था, उस म्यूज़ियम को डिस्ट्रॉय किया जाता है। शेख मुजिबुर रहमान के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, इंदिरा गांधी वो प्राइम मिनिस्टर जिसने इंडियन आर्मी को ऑर्डर किया था कि आप बांग्लादेश में पाकिस्तान से लड़ो, उसके नाम पे बना कल्चरल सेंटर डिस्ट्रॉय किया जाता है। इनफैक्ट हर वो चीज़ जो बांग्लादेश को 1971 लिबरेशन वॉर का एहसास दिलाती है, उसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इस सब के बाद एक ऐसे इंसान को इंटरिम गवर्नमेंट लीड करने के लिए कहा जाता है जिसका यूएस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सब देख के क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एंटी कोटा मूवमेंट था, और डू यू थिंक देयर वाज अ डीपर कॉन्स्पिरेसी? जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया में आती है और वहाँ पर आर्मी टेक ओवर करती है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज़ इंडिया लुकिंग एट द एलिगेशंस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस इन टॉपलिंग शेख हसीनाज गवर्नमेंट? इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्ड करते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द पॉसिबल एंगल्स। इसके बाद अभी रिसेंटली शेख हसीना खुद एक स्टेटमेंट रिलीज़ करती है जिसमें उन्होंने ओपनली यूएस को एक्यूज़ किया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके लिए यूएस रिस्पॉन्सिबल है। शेख हसीना ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि दे एम्ड टू सीज पावर ओवर द डेड बॉडीज ऑफ स्टूडेंट्स। साथ ही साथ उन्होंने सेंट मार्टिन्स आइलैंड के बारे में भी मेंशन किया। सेंट मार्टिन्स आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। ये बांग्लादेश का सदर्न मोस्ट पार्ट है और बिल्कुल म्यांमार और बांग्लादेश के कोस्ट पर लोकेटेड है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बे ऑफ बंगाल में हो रही डेवलपमेंट्स पर नज़र रख सकता है। साथ ही साथ म्यांमार और म्यांमार के थ्रू चाइना को भी चेक किया जा सकता है, और इन दी लॉन्ग टर्म आप इंडिया पर भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, शेख हसीना ने पहले भी कुछ हिंट्स दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सुपर पावर इस रीजन में ईस्ट तिमोर की तरह एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती है। एटलीस्ट ये उनका लॉन्ग टर्म गेम है। ईस्ट तिमोर एक आइलैंड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। 1999 में एक रेफरेंडम के बाद यूनाइटेड नेशंस ईस्ट तिमोर की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद फाइनली ऑन 20 मई 2002 ईस्ट तिमोर अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करता है और इसे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट किया जाता है।
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईस्ट तिमोर के फॉर्मेशन में एक एंटिटी है जिसका सबसे प्रोमिनेंट रोल था, और वो एंटिटी है रोमन कैथोलिक चर्च। एक टाइम जिस रीजन में 20% पॉपुलेशन खुद को रोमन कैथोलिक बताती थी, पर 10 साल बाद ये नंबर 95% चला जाता है, और प्रेजेंटली ये नंबर 97-98% है। शेख हसीना ने अपनी स्टेटमेंट में कुछ इसी तरह का एक क्रिश्चियन स्टेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बनाने की बात। ये क्रिश्चियन स्टेट इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश का कुछ पार्ट लेके बनाई जानी थी, जिसमें इंडिया का मिजोरम और मणिपुर का सदर्न पार्ट, म्यांमार का चिन स्टेट और बांग्लादेश में चिटागोंग का कुछ एरिया यूज़ होना था। इस पूरे प्रोजेक्ट को जोगम का नाम दिया जाता है। आई अर्ज यू प्लीज़ रीड मोर ऑन दिस। बाय द वे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और साथ ही साथ बांग्लादेश और म्यांमार में काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। यहाँ पर चर्च, यूएस, चाइना, ड्रग्स, नेचुरल गैस और कुछ हद तक इसराइल भी इन्वॉल्व है। और हाउ कैन वी फॉरगेट आवर फेवरेट नेबर पाकिस्तान, उसका भी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में। जब आपको ये सारा बैकग्राउंड पता होगा तभी आप रियलिटी में समझ सकते हो आखिर मणिपुर में जो हुआ वो क्या था और वो क्यों हुआ। सो अभी के लिए लेट्स लीव इट हियर बिकॉज इट्स अ टॉपिक फॉर अ सेपरेट वीडियो। अभी लेट्स कम बैक टू शेख हसीना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। शेख हसीना के ऐसे डायरेक्टली यूएस को एक्यूज़ करने के बाद इस सब के बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Sir, former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina accused the United States of orchestrating mass protests that led to her ouster after weeks of violence. Do you have any comment on that? That's laughable. Any implication that the United States was involved in Sheikh Hasina's resignation is absolutely false. हैव यू नोटिस्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का रिस्पॉन्स आया है, दीज आर एब्सोल्युटली फॉल्स क्लेम्स, और साथ ही साथ उन्होंने कहा इट इज़ लाफेबल। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ लाफेबल। यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश पीटर हास बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं और उनको कहते हैं आप एक इंक्लूसिव इलेक्शन करवाइए। इंक्लूसिव मतलब जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ वो मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं बांग्लादेश के सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ। अब देखो व्हाट इज़ लाफेबल। बांग्लादेश को बोला जाता है कि आप एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराओ, पर सेम टाइम अपनी कंट्री में क्या हो रहा है, अपनी कंट्री में जो आपका प्रिंसिपल पॉलिटिकल ओपोनेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसके अगेंस्ट लीगल केसेस फाइल किए जाते हैं। दूसरों को ज्ञान देना है कि ऑपोजिशन की वॉइस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, और अपनी कंट्री में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ लाफेबल। इसके बाद भी एक और चीज़ होती है। इलेक्शन में जब शेख हसीना एक बार फिर से जीत के आती है और 5th टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है, तब एक आदमी को बांग्लादेश भेजा जाता है और उस आदमी का नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू को एक सीक्रेट रेजीम चेंजर भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है और काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है रेजीम चेंज ऑपरेशंस करवाने के लिए। इससे पहले ये यूएस एम्बेसडर थे अल्बानिया और किर्गिस्तान में। अल्बानिया में इन पर एलिगेशंस लगे थे वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने का। किर्गिस्तान में तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। इनका नाम पाकिस्तान और श्रीलंका में जो भी क्राइसिस हुआ उसके साथ भी जोड़ा जाता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान। आपको याद है इमरान खान ने भी एक बारी कुछ ऐसे ही एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक वाइट मैन ने उनको अप्रोच किया और पाकिस्तान में एक ड्रोन बेस बनाने की बात की, और मैंने उसे कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो डोनाल्ड लू की ही बात कर रहे हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. और तब से लेके आज तक इमरान खान पाकिस्तान जेल में है।
बाय द वे, अपने लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी जी भी डोनाल्ड लू से यूएस में मिलते हैं। एक सीक्रेट मीटिंग होती है वाइट हाउस में। सो आर यू कनेक्टिंग द डॉट्स? पहले अपने एम्बेसडर के थ्रू इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, जब उसमें सक्सीड नहीं हुए, फिर उसके बाद एक ऐसे आदमी को बांग्लादेश भेजना जिसका काम ही है रेजीम चेंज कर। सो दिस इज़ लाफेबल। बट वेट, आई टेल यू व्हाट इज़ मोर लाफेबल। एक कोटा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, उसके बाद अपनी ही कंट्री की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं और एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। सरप्राइजिंगली, आउट ऑफ द ब्लू, स्टूडेंट्स प्रपोज करते हैं मोहम्मद यूनुस का नाम। उनका कहना है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट एक नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस लीड करेंगे। बाय द वे, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक, एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, उसको एस्टैब्लिश किया था, पर इन पर काफ़ी सारे करप्शन एलिगेशंस भी लगे थे। इनफैक्ट शेख हसीना इनको ब्लड सकर कहती थी। एक और पॉइंट, पीपल ऑफन बिलीव कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला था। नहीं, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अभी लेट्स सी वो नोबेल पीस प्राइज़ कैसे मिला। 1 जुलाई 2017 को यूएस सेनेट कमिटी ऑन जुडिशरी, उसके चेयरमैन उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज़ इक्विवेलेंट टू आवर फॉरेन मिनिस्टर। सो यूएस सेनेट कमिटी ऑन जुडिशरी का चेयरमैन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि कैसे हिलरी क्लिंटन ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया था। और प्रेशराइज़ किस लिए किया था? ताकि वो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके करप्शन के केसेस को लेके उसको बंद किया जाए। दूसरा, इसी लेटर में उन्होंने लिखा था कि कैसे बिल क्लिंटन ने पर्सनली लॉबी किया था नोबेल कमेटी में ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद यूनुस। अब डू आई नीड टू टेल यू कि बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन कौन है? बिल क्लिंटन यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और हिलरी क्लिंटन उनकी वाइफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी फाइट किया था। तो दीज आर द पीपल हु आर लॉबिंग फॉर मोहम्मद यूनुस। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि मोहम्मद यूनुस ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डोनेट किया था क्लिंटन फाउंडेशन और क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव को। अब नाउ इट्स अप टू यू टू फाइनली कनेक्ट द डॉट्स। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी एक्सप्लेन यू प्रिसाइसली हाउ एग्जैक्टली द गेम वाज प्लेड। यूएस अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए पूरा रेजीम चेंज ऑपरेशन करवाता है। इस पूरे प्रोसेस में यूएस 2 तरह से इन्वॉल्व है। पहला, डायरेक्टली इलेक्शन के पहले अपने एम्बेसडर के थ्रू और इलेक्शन के बाद डोनाल्ड लू के थ्रू। दूसरा, इनडायरेक्टली थ्रू पाकिस्तान एज अ कंट्री को बनाया ही इसलिए गया ताकि जो दूसरी सुपर पावर्स है वो उसका मिसयूज़ कर सके और अपना डर्टी वर्क उसके थ्रू करवा सके। तो इस केस में जैसे ही यूएस ने पाकिस्तान को ऑर्डर किया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपने सबसे इम्पोर्टेंट एसेट जमात को एक्टिवेट किया। जमात-ए इस्लामी का डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ और इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल है इस पूरे रेजीम चेंज ऑपरेशन, क्योंकि जमात के लिंक्स वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के साथ भी है। इनफैक्ट खालिदा जिया जो बीएनपी की लीडर है, जमात का सपोर्ट लेके ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जमात इस्लामी का एक अपना स्टूडेंट विंग भी है जिसका नाम है इस्लामी छात्र शिविर। इन शॉर्ट, जमात इस्लामी ने पहले से ही अपने स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर के थ्रू बांग्लादेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्फिल्ट्रेट किया है। और एक यूनिवर्सिटी जहां पर एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इस्लामी छात्र शिविर का, वो यूनिवर्सिटी है ढाका यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से ये पूरा मूवमेंट वायलेंट होता है, जहां पर रज़ाकार्स के स्लोगन्स लगते हैं। इसके बाद जमात ने इस पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक किया और डायरेक्टली शेख हसीना की गवर्नमेंट को टारगेट किया। और जब शेख हसीना चली गई
तो स्टूडेंट्स के थ्रू ये डिमांड सामने रखवाई कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे। कौन मोहम्मद यूनुस? वही जिसके लिंक हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के साथ है, वही जिसके लिए हिलरी क्लिंटन बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, और वही मोहम्मद यूनुस जिसके लिए बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट पर्सनली नोबेल कमेटी से लॉबी करते हैं उनके कोट अनकोट नोबेल पीस प्राइज के लिए। सी हाउ स्मार्टली द होल गेम वाज प्लेड एंड सी द पावर ऑफ नैरेटिव। ये सारा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी बचाने के लिए हो रहा था। अभी तक डेमोक्रेसी बचाते बचाते शेख हसीना की पार्टी के 20 से ज़्यादा लोगों को बीच सड़क में मार के उल्टा लटका दिया है। डेमोक्रेसी के नाम पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप इतने टाइम से पहले रेजिग्नेशन दे दो, नहीं तो आपके साथ भी कुछ होगा। और क्या होगा? यू अंडरस्टैंड। फोर्सफुली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोगों को रेजिग्नेशन देने के लिए कहा जा रहा है। इन शॉर्ट, it is a dance of destruction. And the most funny thing is, all these things are happening in the name of democracy.